स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन जो 21 फरवरी, 22 फरवरी और 23 फरवरी को जीके के आए हुए हैं, उन्हें आज हम करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे इस सीरीज से आप जुड़े रहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, नजमा हेपतुल्ला, केशरीनाथ त्रिपाठी, सी विद्यासागर राव। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। साथ में हम अन्य राज्यों के गवर्नर को भी जान लेते हैं जो हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला है मध्य प्रदेश की गवर्नर मंगू भाई सी पटेल, गुजरात आचार्य देवव्रत, पश्चिम बंगाल नागणेशन, हिमाचल प्रदेश कालराज मिश्रा, त्रिपुरा रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारत में वर्तमान में जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जो कि पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से, कौन से 44वें संविधान संशोधन से यह 6 हो गए हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका समानता का अधिकार, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है आपका शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा है शैक्षिक अधिकार, और छठा जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अगर आपसे पूछता है कि मौलिक अधिकार का किसे जनक माना जाता है, तो जो मौलिक अधिकार के जनक हैं वे हम मानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो साथ में आप ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई? योजना आयोग, अंतरराष्ट्रीय परिषद, नदी जल विवाद अधिकरण या वित्त आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा के कौन से संशोधन से हटाया गया था? तो 44वें संशोधन से हटा के 300A में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 से संबंधित है, क्या संबंधित है? ग्राम पंचायतों का गठन या श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी या नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी जो है यह अनुच्छेद 43 से संबंधित है। और ग्राम पंचायत का गठन ये किस में है? तो ये अनुच्छेद 40 में है। और समान नागरिक संहिता किस में है? यह अनुच्छेद 44 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 7, 8 या 6? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय संगीतकार कौन थे? जुबिन मेहता, जाकिर हुसैन, ए.आर. रहमान या पंडित रविशंकर? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया, किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो यह किया गया है आपका 1954 में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। भारत रत्न और जो पद्म विभूषण है ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न जो है यह प्रथम सर्वोच्च है और पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च है। तो साथ में आप ये भी इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन एंड दीव एंड मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, लोसर महोत्सव जो है यह लद्दाख में मनाया जाता है। और यह मनाया जाता है 9 वर्ष की शुरुआत होने पे, जब 9 वर्ष की शुरुआत होती है तब यह लद्दाख में मनाया जाता है लोसर महोत्सव। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 7वीं, 5वीं, दूसरी या तीसरी? तो यह शुरुआत की गई थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति की जो शुरुआत है वह 1965 में हुई थी, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना
तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक की मानी जाती है? यह 1961 से 66 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और यह किस लिए हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम जी के नेतृत्व में हुई थी। यह भी आप साथ में याद रखिएगा। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो उस समय प्रधानमंत्री थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है MS स्वामीनाथन जी को, स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक है। और अगर पूछता है कि हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है, तो वह है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग या विश्व में हरित क्रांति के जनक है, और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? जम्मू कश्मीर, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या बिहार? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बिहार में जो है वह महिला साक्षरता सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा किस राज्य का नृत्य रूप है? पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। गिद्दा जो है वो पंजाब का नृत्य है। असम में जो महत्वपूर्ण नृत्य रूप हैं वे हैं बिहू, महारास, कली गोपाल, नट पूजा, बागुरुम्बा और नागा नृत्य। उड़ीसा के जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं वे कौन से हैं? घूमर, याद रखिएगा ये घूमर है, घा पे छोटा ऊ की मात्रा है क्योंकि घूमर जो है वो राजस्थान का है। तो यहाँ पे उड़ीसा में घूमर है, सावरी, पैनका और मुनरी है। पश्चिम बंगाल में गंभीर, अलकप नृत्य, कीर्तन नृत्य और छाऊ है। तो ये भी साथ में आप जरूर याद करिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार पाल घाटमणि अय्यर का संबंध है? शहनाई, सितार, मृदगम या बांसुरी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पाल घाटमणि अय्यर जी का संबंध मृदगम से है। अगर हम और भी वादकों के बारे में यहाँ पे जान सकते हैं, जैसे कि संतूर के प्रमुख वादक कौन है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा है, भजन सोपोरी हैं, तरुण भट्टाचार्य हैं और सतीश व्यास हैं। मृदगम के KV प्रसाद, SV राजा राव, उमाल यूपुरम और शिव रामन है। तबला के मशहूर जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। बांसुरी के हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, TR महालिंगम और N रमानी। सरोद के जो प्रमुख हैं वे हैं अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अहमद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता और बहादुर खान। साथ में आप इन नामों को भी नोट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आप आगे भी इस तरह के क्वेश्चन से जुड़े रहें। आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है? तो कौन से तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लाल और नीले तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तकटोक उत्सव मनाया जाता है? असम, नागालैंड, लद्दाख या त्रिपुरा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तकटोक जो है तकटोक उत्सव या लद्दाख में मनाया जाता है। और तकटोक के बारे में महत्वपूर्ण जो आप जानकारी जान सकते हैं वो ये है कि यह एक बौद्ध त्योहार है। और जो यह उत्सव है यह आमतौर पर कब मनाया जाता है? ये तो जुलाई अगस्त के महीने में आयोजित किया जाता है और ग्रामीण और भिक्षुओं द्वारा मनाया जाता है। पारंपरिक नृत्य, मंत्र और प्रार्थना करते हैं इसमें। और उत्सव के दौरान मठ को रंगीन प्रार्थना झंडों से सजाया जाता है और भिक्षु चम नामक एक पारंपरिक मुखौटा नृत्य करते हैं तकटोक उत्सव में। हम और भी राज्यों के महत्वपूर्ण उत्सव को जान लेते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जानते हैं उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आप साथ में इन्हें भी याद करिएगा। नागालैंड के उत्सव हार्निवल महोत्सव, मोत्सू महोत्सव और सिक्रिनी महोत्सव। हार्निवल महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश लोसार महोत्सव, ड्रीम महोत्सव, सोंग महोत्सव और रे महोत्सव। मिजोरम का है चापचरकूट, मीमकूट और पावलकुट। मेघालय खासी महोत्सव, वांगला महोत्सव, रानीकोर महोत्सव। असम में है
बिहू, माजुली महोत्सव और अंबुबाची महोत्सव या अंबुबाची का मेला असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज़्मनामा डैश का फारसी अनुवाद था। रज़्मनामा का फारसी अनुवाद कौन सी ग्रंथ का किया गया है? तो यह महाभारत का फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जो कि अकबर ने कराया था। देखिए, जैसे महाभारत का जो अनुवाद है वो किसने किया था? फैजी और अब्द अल कादिर बदायूनी के द्वारा अकबर के आदेशों पर फारसी में किया गया था और इसका नाम था रज़्मनामा। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वह रज़्मनामा है, आप इसको याद कर लीजिए। अकबर काल को लोकप्रिय रूप में क्या कहा जाता है? फारसी साहित्य के पुनर्जागरण के रूप में माना जाता है। अकबर शासन के दौरान सभी अनुवाद कार्य किए गए थे, जैसे महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवत गीता और पंचतंत्र का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। रामायण और सिंगसान बत्तीसी का अनुवाद जो है यह मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी में किया था। पंचतंत्र का किसने किया था? तो यह फैजी द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। रास तरंगिणी का अनुवाद किसने किया था? मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया था। और अबुल फजल ने एन अकबरी और अकबरनामा लिखी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दारा शिकोह द्वारा गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था, किसके कार्यकाल में? अकबर के कार्यकाल में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक इससे रिलेटेड है वो भी मैंने आपको करा दिया है, तो आप साथ में याद इसे भी जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, निवारक निरोध या जीवन की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 22 जो है वह निवारक निरोध से संबंधित है और 21A से संबंधित है कौन सा? शिक्षा का अधिकार। और जैसे निवारक निरोध आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ डिटेल में लिखा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है, इसी का मतलब है निवारक निरोध। यह निवारक हिरासत के लिए दिशा निर्देश देता है, इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए एक निश्चित अवधि के बिना परीक्षण में के हिरासत में रखा जा सकता है। और यह अनुच्छेद यह भी सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार है, जैसे कि वो अपने वकील को, अपने घर वालों को यह बता सके कि वह अभी गिरफ्तार हो रहा है, ताकि उसके रिलेटेड वो लोग जो भी कर सकते हैं वो करें। तो यह भी आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत क्रांति संबंधित है किससे? कीमती खनिज, चावल, कपास या अंडा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, रजत क्रांति जो है यह अंडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध डैश नदी पर बनाया गया है। तो अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है ये आपको बताना है। रावी, कावेरी, कृष्णा या पेरियार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, या कृष्णा पर बनाया गया है। कहाँ पे? कर्नाटक। और यह एक जो है जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है अलमट्टी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई डैश है। तो खेल की जो सतह है उसके लिए टेबल टेनिस के लिए कितनी होनी चाहिए? 2.74 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 54.6, 64.6 या 44.6 या 55.6। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कृषि श्रमिकों का प्रतिशत जो 2011 की जनगणना के अनुसार है वो 54.6% है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? उषा उथुप, सतनाम सिंह संधू, अमिताभ कांत या हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, सतनाम सिंह संधू को मनोनीत किया है द्रौपदी मुर्मू ने। और ये जो है यह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक और चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के सबसे लोकप्रिय कलाकार बने? ग्वालियर घराना, मेवाती घराना, किराना घराना या पटियाला घराना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, किराना घराना के लोकप्रिय कलाकार बने। यह कर्नाटक में भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक थे।
और इन्हें 1998 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई और 2009 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया पंडित भीमसेन जोशी को। और किराना घराना जो है यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने घरानों में से एक है और यह दिल्ली के पास किराना शहर में हुई थी इसकी उत्पत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। भीमसेन जोशी जो है वह किराना घराना के लोकप्रिय कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदायूं की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या हुमायूं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इल्तुतमिश ने बदायूं की मस्जिद का निर्माण कराया था। और साथ में हम इल्तुतमिश के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं एग्जाम में। तो इल्तुतमिश जो है इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में चंगेज खान ने आक्रमण किया था, तो आंसर होगा इल्तुतमिश। इसने 1210 में बिहार और 1225 में बंगाल पर कब्जा कर लिया था। मोहम्मद गौरी, तो यह तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार गया था और फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज को इसने पराजित कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, यह कौन थे? तो यह गुलाम वंश के संस्थापक और दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो है वो चौगान खेलते हुए थी, एक प्रकार का पोलो खेल है जैसे कि घोड़े पे बैठ के। और हुमायूं, तो यह 1530 में बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुगल सम्राट बना और 1535 में बहादुर शाह को पराजित करके गुजरात को जीत लिया था हुमायूं ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अधिक समय तक शासन किया था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या हुमायूं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अकबर ने इनमें से सबसे ज्यादा टाइम तक शासन किया था। यहाँ पे मैंने डिटेल भी आपके लिए लिखा है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1556 से 1605 तक था और अकबर का जन्म उमरकोट में हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी फतेहपुर सीकरी में। शाहजहां का शासन कितना रहा? तो 1628 से 1658 तक और जन्म लाहौर में हुआ, मृत्यु आगरा में हुई। जहांगीर, तो यह 1605 से 1627 और इनका जन्म स्थल फतेहपुर सीकरी और मृत्यु राजौरी में। हुमायूं, तो दो बार हुआ, 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556 में भी। इनका जन्म काबुल में और मृत्यु जो है यह दिल्ली में हुई। तो यह 21, 22, 23 फरवरी से जितने भी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड थे वो मैंने सभी आपको करा दिए हैं। तो आगे भी अगर आप सीरीज के क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक ये वीडियो सारी पहुंचेगी भी नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट जरूर हो रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आप ये सारे क्वेश्चन जरूर देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जरूर आऊँगी। धन्यवाद।